प्रोफेसर किवराज जहांगीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल में विजिटिंग फैकल्टी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, हम अभी लगातार इस बात पे चर्चा भी कर रहे थे कि एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक जिस तरीके का एक जघन्य हमला हुआ है, लोगों को मारा गया, दोनों तरफ अब निर्दोष लोगों की हत्या दिखाई पड़ रही है। लेबनान ने कल एक छोटा हमला करने की कोशिश की थी, वहां से कुछ फाइटर्स इजराइल के अंदर घुसे थे। इजराइल लगातार वहां पर भी जो हिजबुल्लाह की पोजीशंस हैं उस पर भी हमला कर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब ये युद्ध जो है वो गाजा पट्टी और सिर्फ इजराइल के बीच में सीमित नहीं रहेगा? अंकित, इसकी संभावना दिख रही है। कल रात को काफी देर तक नॉर्थ में हाई मिलिट्री मूवमेंट रहा और हिजबुल्लाह ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वो हमास के इस लड़ाई के साथ है। उन्होंने एक बार ये भी कही थी कि जो अरब देश इजराइल के साथ शांति बनाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया, उनको अब दोबारा सोचना चाहिए। आज सवेरे की हमास की ये स्टेटमेंट है कि उनको ईरान या हिजबुल्लाह ने असिस्ट तो नहीं किया इस हमले को करने में, पर अब अगर जरूरत पड़ी तो वो हमास का साथ जरूर देंगे। तो ये एक तरह से हमास की मतलब आने वाले दिनों की चिंता है कि इसराइल को डराया कैसे जाए। और चूंकि आपने शुरू में जिक्र किया था इस बात का कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा यहाँ पहुंच चुका है। अमेरिका में दरअसल अमेरिका के कई परिवार हैं जिनके बच्चे यहाँ या तो मारे गए हैं या अभी गाजा में बंदी हैं और वो अमेरिकन नागरिक हैं। वो बाइडेन से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो पब्लिक है, कि चूंकि अमेरिका के नागरिक बंदी हैं गाजा में, तो अमेरिकी सेना अब इंतजार ना करे किसी और चीज के होने का और वो खुद इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस को ज्वाइन करे। हम्म। कुल जमा मतलब ये जो जियोपॉलिटिकल जो राजनीति है, ये जाहिर सी बात है बहुत लंबा खींचेगी इस लड़ाई को। पर जितनी मेरी समझ है इस इलाके की अलग अलग राजनीति की, मुझे लगता नहीं है कि ईरान बिल्कुल भी इस हमले के इर्द गिर्द आने की कोशिश करेगा। ईरान ने दरअसल कल एक बड़ी दिलचस्प बात कही, जब ये खबरें आने लगी कि हमास अपने आप इतनी बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी ताकत के साथ कैसे घुस आया इसराइल के अंदर, तो कहा जी। गया कि साल भर से ये ऑपरेशन तैयार हो रहा था और ईरान ने बड़ी मदद करी। तो ईरान ने ऑफिशियली कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम्म। पर हम फिलिस्तीन के लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी अपनी लड़ाई के लिए। तो ये बातें जी। तो बड़ी डरावनी है, पर ये जग जाहिर है कि ईरान का हमास के और इस्लामिक जिहाद के साथ एक लंबा ताल्लुक रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता लेकिन है कि ताकत देखते हुए इसराइल के साथ अब कोई जुड़ेगा नहीं, मतलब इसराइल के ऊपर लेबनान या ईरान इस लड़ाई को नहीं छेड़ना चाहेंगे। छेड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे चाहे वो हिजबुल्ला हो या फिर इराकी मिलिशिया हो या सीरियन जो वहां से जो मिलिशिया है या मिलिटेंट्स जो हैं या टेररिस्ट जो हैं, वो अगर इनको जुड़ते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई बार ये बड़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे आप बेहतर जानते हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पास में सीरिया है जहां पर इजराइल आईसिस के अगेंस्ट कहकर कई हमले करता रहता है। सीरिया को रशिया का पूरा समर्थन है। रशिया अभी तक बार बार ये बात कहता आया है कि इस बीच में कोई और ना कूदे, अमेरिका ना आए। तो अगर कुछ भी एस्केलेशन होता है तो एक बहुत बड़ा व्यापक वैश्विक तौर पर ये एक टेंशन वाली एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। कि मिडिल ईस्ट हमेशा से इस बात का बहुत एक तरह से कहिए कि पॉसिबल ग्राउंड रहा है। ये संभावना मिडिल ईस्ट में हमेशा रही है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी शक्तियों के अपने अपने हित हैं। पर अगर आप पिछले 10 महीने 12 महीने की राजनीति देखें तो उसमें हिजबुल्लाह ने बड़ी सारी धमकियां दी और मुझे लगता है कि जो छुटपुट चीजें वो कर रहे हैं वो इस बात हम्म। के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दावे पहले बहुत बड़े किए थे। पर शुरू के 3 दिनों में जब इसराइल बिल्कुल अपने बैकफुट पे था, अगर हिजबुल्लाह हम्म। उस समय कुछ नहीं कर पा रहा था या उसने नहीं किया, तो अब जब इसराइल की पूरी आर्मी फुल डिप्लॉयमेंट पे और मोबिलाइजेशन पे है, तो अब तो हिजबुल्लाह की हिम्मत मतलब होती नहीं दिखती कि वो इसराइल से इस तरह की छेड़खानी इस समय करे। जी। और ईरान के भी हित इससे सधेंगे नहीं क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा है कि कोई और न कूदे। उनका जी। इशारा सिर्फ ईरान और हिजबुल्लाह को लेके था। हम्म। प्रोफेसर जहांगीर, मैं और जाने ये से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। इजराइल की जो घरेलू राजनीति है उस पर आप इसका असर कैसे देखते हैं? अभी इस वक्त
चाहे ऑपोजिशन हो चाहे बाकी लोग हों, सब इकट्ठे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सब यही बात कह रहे हैं कि ये एक क्राइसिस है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू के लिए बार बार मैं कई जगह पर पढ़ रहा हूं कि वहां पर गुस्सा उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है। जो एक्सट्रीम राइट विंग के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, इसी एजेंडे पे बनाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, यही एजेंडे पे लेके आ रहे थे कि आपको सुरक्षित रखेंगे। अगर वो उसमें ही फेल हो गए तो क्या जब भी ये मामला, ये बादल छटेंगे युद्ध के, तो घरेलू राजनीति जो है इजराइल की, उसमें आप किस तरीके के बदलाव देख रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती की है इस देश की कि इसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका निकनेम एक वक्त में था मिस्टर सिक्योरिटी। कि नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक, ये सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नेता हैं। इससे ज्यादा लंबे वक्त तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। और इन्हीं के रहते, इन्हीं के चलते और इन्हीं के अतिवाद के नीचे इसराइल के भीतर सबसे बड़ा हमला होता है। तो राजनीतिक तौर पे नेतन्याहू के लिए ये सबसे मतलब अंत वाली घड़ी है। अभी लोग साथ हैं। अभी लोग एक अपनी राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, पर जितने भी मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका गुस्सा जब फूटेगा तो वो नेतन्याहू पे ही फूटेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है, इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले 4 महीने में इनको 10 वार्निंग दी थी कि जी। आप अपने जुडिशियल रिफॉर्म को समझौते से निपटाइए, हमारी आर्मी बिखरने लगी है। हम्म। तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ पब्लिकली नोन है। बस लोग इस समय यूनाइटेड हो रहे हैं, पर नेताओं के पीछे नहीं, आर्मी के पीछे। बिल्कुल। इसराइल के शहरों में लंबी कतारें लगी हैं लोगों की मिलिट्री में डिप्लॉय होने के लिए। जी। नहीं, क्योंकि ये गुस्सा है, ये इस वक्त बदला चाहती है जनता, इस वजह से साथ में है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जिस देश में कहा जाता हो कि उनकी इतनी पुख्ता आर्मी है, सिक्योरिटी सर्वेलेंस इतनी जबरदस्त है, वहां पर अगर इस तरह का दशकों में इतना बड़ा हमला अगर नहीं हुआ है, वो अगर होता है तो उसकी कोई राजनीतिक कीमत भी जरूर चुकानी पड़ेगी। कम से कम ये सवाल जरूर उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जहांगीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं